फ्रेंड वर्षा, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस की, जो कि हम 1000 क्वेश्चन सीरीज में यहाँ पर आपसे साथ डिस्कस करेंगे। डेली यहाँ पर हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग जब तक आ जाइए, और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके ग्रुप हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर शुड बी शोन इन। अब जो हम डिवेंचर्स पर डिस्काउंट देते हैं वो जो हमारा दिखाई देता है वो कहाँ हम शो करेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बताइए। डिवेंचर को इश्यू करने में जो हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर्स को, वो हम कहाँ दिखाएंगे? जल्दी आंसर करिए, किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? देखिए, अगर हम बात करें तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब लेकिन इसको असेट मत समझिएगा, ये हमारा कैपिटल लॉस है, क्योंकि डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो ये हमारे लिए लॉस हो गया, क्योंकि डिवेंचर्स हमारी कैपिटल से गए हैं तो ये हमारे लिए कैपिटल लॉस है। तो इसको हम असेट साइड में फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर करके दिखाएंगे, जब तक ये पूरा राइट ऑफ नहीं हो जाता तब तक। तो ऑप्शन अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में ये भी आता है कि अगर हम ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है कि हमारे लिए असेट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ये एक्सपेंडिचर लेकिन असेट साइड में शो करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके, और ये हमारा कैपिटल लॉस है। इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते, क्योंकि एक बार में राइट ऑफ करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत गलत बताएगी, जो कि आपके इन्वेस्टर के लिए क्या होगा, यहाँ पर इन्वेस्टर को सही तरह से एक ट्रू पिक्चर नहीं मिल पाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर फिर आगे जाके आपकी कंपनी में वो इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड द बिल ऑफ लेडिंग रिलेट्स टू। अब फॉरेन ट्रेड की यहाँ पर हम बात करें तो उस केस में जो बिल ऑफ लेडिंग है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है? द इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, द ट्रांजिट ऑफ गुड्स, या फिर द ऑक्शन ऑफ गुड्स डैमेज्ड इन ट्रांजिट? बताइए। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिट ऑफ गुड्स की रिसीट होती है, जो कि हमारा जो भी शिपिंग कंपनी होती है ये उसके द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है विदेशी व्यापार में। अगर हम माल भेजते हैं तो यानी कि एक तरह से आपके पास प्रूफ है कि आपने शिपिंग कंपनी से माल भेजा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an importer can take delivery of goods by producing bill of sale, bill of loading, shipping order, या फिर मेट्स रिसिप्ट? बताइए। एक इंपोर्टर डिलीवरी कर सकता है, ले सकता है प्रोड्यूसिंग कौन सा बिल होगा वो? क्या हो जाएगा आंसर? बिल ऑफ लोडिंग। ठीक है, एक बिल ऑफ लोडिंग को देकर यहाँ पर एक जो आयात करता है या इंपोर्टर है वो माल की डिलीवरी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर कैन बी डन बाय आरओआई, रेट ऑफ रिटर्न, ईवीए, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। क्या होगा इसका आंसर यहाँ पर? देखिए, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करते हैं रिस्पांसिबिलिटी सेंटर में, तो हम आरओआई यानी रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू भी कर सकते हैं, रिटर्न ऑन सेल के थ्रू, या फिर ईवीए के थ्रू। और अगर आपको ईवीए नहीं पता है तो देखिए, ईवीए की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये एक इंक्रीमेंट डिफरेंस बताता है आपका रेट ऑफ रिटर्न और जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है,
उन दोनों के बीच का जो भी इंक्रीमेंटल होता है वो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कहलाता है, ठीक है। तो इन तीनों से ही आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल बैलेंस शीट शोज। अब जो सोशल बैलेंस शीट है वो क्या शो करती है? सोशल कॉस्ट, सोशल रेवेन्यूज, वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर? सोशल बैलेंस शीट से कोई आपको पता है क्या होती है? कभी सुना है आपने इसके बारे में सोशल बैलेंस शीट या कहीं पढ़ा होगा? देखिए सोशल बैलेंस शीट जो होती है यहाँ पर आपको कोई सोशल कॉस्ट या रेवेन्यू नहीं बताती, ये आपको बताती है जो भी आपके एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी वैल्यूज को, ठीक है, यानी कि आपस में वो सोशली किस तरह से काम करते हैं वो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर एफिशिएंसी रेशियोज। अब इसमें से कौन सा हमारा एफिशिएंसी रेशियो के अंदर आता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिक्स सेट टर्नओवर रेशियो या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। एफिशिएंसी रेशियो आपने पढ़ा होगा जिससे हम अपनी कंपनी की एफिशिएंसी निकालते हैं। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब होता है हमारी कंपनी कितने टाइम पीरियड में हम कितना अर्न कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी निकल कर आ रही है, ये सब चीज़ें हमारी एफिशिएंसी हमें बताती है। तो देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड फिक्स्ड, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड है। फिक्स टर्नओवर रेशियो से हमारी असेट्स की हमारी एफिशिएंसी पता चलती है। इन्वेंट्री से हमारी इन्वेंट्री का पता चलता है कि इन्वेंट्री का हमारा साइकिल क्या है, कितनी इन्वेंट्री हमें चाहिए कितने टाइम पीरियड के लिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड से हमें पता चलता है कि हमारा जो कलेक्शन है किसी भी फंड का वो कितने टाइम पीरियड में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द विच वन इज नॉट द आइटम ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट टू द बिजनेस, बताइए। इसमें से कौन सा हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट का नहीं है आइटम? ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज, मार्केट सप्लाइड रिसोर्स है, इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज। देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट बिजनेस से कंसर्न है क्योंकि ये बिजनेस की इंटरनली कॉस्ट बताती है, ठीक है। और नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी बिजनेस से कंसर्न है, ये भी बिजनेस से कंसर्न है। सिर्फ मार्केट सप्लाइड ऐसी है जो कि बिजनेस से कंसर्न नहीं है, ठीक है। सॉरी, बिजनेस से कंसर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे नॉट पूछा गया है तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो हमारी इससे कंसर्न नहीं होती है। तो ऑप्शन डी बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सी आर्थिक व्यवसाय की मद नहीं है, तो मार्केट नहीं है। ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज हमारे वर्क करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट के लिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट वर्क करता है, नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वर्क करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट सप्लाइड रिसोर्सेज हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट से यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट्स। अब डिमांड में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? डिजायर, वांट, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपने डिमांड के बारे में पढ़ा होगा। देखिए अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड में ये सारे ही एलिमेंट होने चाहिए। एक क्वांटिटी होनी चाहिए पर्टिकुलर डिमांड के अंदर कि हमें कितनी क्वांटिटी में परचेस करना है। एक प्राइस होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए कब परचेस करना है, वांट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है डिमांड में ये सारी चीजें आती हैं। डिमांड वो कही जाएगी जिसकी हमें जरूरत है, जो हमें चाहिए या जिसकी हमें डिजायर है कि हाँ मुझे ये होना चाहिए, मुझे ये परचेस करना ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके हमारी एक डिमांड क्रिएट करती हैं। डिमांड कोई चीज नहीं है, डिमांड ये सारी चीजों से मिलकर बनी है जिसको हम बोलते हैं डिमांड। यानी कि जो हमें किसी भी चीज को लेने की डिजायर हो रही है तो वो हमारी डिमांड है, किसी भी चीज की हमें वांट है वो हमारे लिए डिमांड है, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हमें कुछ चाहिए या फिर पर्टिकुलर
प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी में, तो वो सब हमारी डिमांड है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द टेस्ट स्टैटिक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर। बताइए ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हमारा न्यूमरेटर हमेशा ज्यादा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर समझते हो, जो ऊपर वैल्यू दी होती है हमारी, और जैसे कि ऊपर हमने लिख दिया एक्स एंड वाई नीचे, तो ये हमारी है न्यूमरेटर, ये हमारी है डिनोमिनेटर। बताइए बताइए क्या होगा आंसर, क्या लगता है इसका आपको। देखिए राइट आंसर हो जाएगा एफ वैल्यू, जो कि ऑप्शन बी है। एफ वैल्यू में हमारी हमेशा न्यूमरेटर वैल्यू ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से कौन सा टेस्ट हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट मीन्स, डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट मीन्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपने ये सारे टेस्ट पढ़े होंगे अपने स्टैटिक्स में। देखिए यहाँ पर हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है आपने देखा होगा, वेल शेप कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, यानी कि ये सारी पॉजिटिव वाली चीजें होंगी, ये नेगेटिव वाली चीजें होंगी इधर। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम इंडिपेंडेंट की भी बात करते हैं, डिपेंडेंट की भी बात करते हैं, प्रोपोर्शन की भी बात करते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा कितना किस पे डिपेंडेंट है और कितना इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई वन सिचुएशन वेयर एफ टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड। यानी कि हमें यहाँ पर बतानी है, इसमें आइडेंटिफाई करनी है एक सिचुएशन जिसमें एफ टेस्ट हमारा यूज नहीं होता। ऑप्शंस देखें यहाँ पे, टू कंपेयर मोर देन टू पॉपुलेशन मीन्स, सेकंड ऑप्शन है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट अ सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस, सी है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट टू पॉपुलेशन वेरिएंस, एंड डी है हमारा टू स्टडी अबाउट रैंडमनाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें हमारा एफ टेस्ट यूज नहीं होता है, यहाँ पर हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस में, जबकि एफ टेस्ट हमारा हमेशा टू वेरिएबल्स को लेकर काम करता है, टू वेरिएंस को लेकर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट शुड बी अप्लाइड टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेशल कोचिंग ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स। बताइए पेयर टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, या एफ टेस्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए स्पेशल क्वेश्चन ऑन मार्क्स स्कोर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पेयर टी टेस्ट। यहाँ पर जो इफेक्टिव रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा वो पेयर टी टेस्ट होगा। टी टेस्ट के थ्रू हम इसको अपने एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच फॉर अकम्प्लिशिंग द रिजल्ट्स। ऑप्शंस हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, रिवॉर्ड सिस्टम, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, या फिर मेंटोर सिस्टम। क्या होगा,
देखिए, अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, जो रिजल्ट्स को अचीव करने में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं वो होते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे मर्ज कर दिया जाता है, जिससे कि उनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ-साथ कंपनी के ऑब्जेक्ट्स भी ईज़िली अचीव हो पाएँ, ठीक है? इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स। अब इसमें से आपको बतानी है जो मैनेजरियल फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ऑप्शंस है रिव्यूइंग एंड एडजस्टिंग प्लान इन द लाइट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस, बी है एस्टैब्लिशिंग प्रोग्राम फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सी है क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड, एंड डी है हमारा गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बताइए। क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल फंक्शन की बात की है तो इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को बनाएँगे, जिससे कि हम वहाँ पे ईज़िली अपनी ड्यूटीज़ को परफ़ॉर्म कर पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शन एंड ड्यूटीज़ टू बी परफ़ॉर्म्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजरियल फंक्शन है उसमें ये इंक्लूड होगा, ठीक है? नेक्स्ट है अ लीडर हु आइडेंटिफाइज व्हाट सबऑर्डिनेट नीड टू do to achieve objectives, clarify organizational roles and tasks, set up an organizational structure, reward performance and provide for the social needs of their followers is। यानी कि आपको एक ऐसा लीडर बताना है जो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए आप जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए ये सब बताता है। एक वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है? और रिवॉर्ड परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है आपको। ये सारी चीज़ें किस एक लीडर में होती हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में, पार्टिसिपेटिव में, ट्रांजैक्शनल या फिर ऑटोक्रेटिक? बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, ऑटोक्रेटिक तो नहीं हो सकते क्योंकि ऑटोक्रेटिक सिर्फ़ आपको ऑर्डर देगा, वो आपके संग ये सारी चीज़ें इतने सारे आपकी हेल्प या हम ये बोल सकते हैं आपके साथ इतना कोऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है? अब आपको इन 3 में से बताया ट्रांसफॉर्मेशनल भी नहीं होगा, पार्टिसिपेटिव तो वो खुद पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यहाँ पे तो पार्टिसिपेट की कोई बात ही नहीं की जा रही इसलिए यहाँ पे ट्रांज़ैक्शनल हो जाएगा, ठीक है? ट्रांज़ैक्शनल उसको बोलते हैं हम, ठीक है? उस लीडर को। नेक्स्ट है विच सेगमेंटेशन अप्रोच इज मोस्ट compatible with the spirit of the marketing concept? बेनिफिट सॉर्ट, इनकम, सोशल क्लास या फैमिली साइज? आपको वो सेगमेंटेशन की अप्रोच बतानी है जहाँ पर हमारा जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। देखिए, सेगमेंटेशन की बात करें तो बेनिफिट सॉर्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है कि हमें कहाँ पर कितना बेनिफिट लेना है, ठीक है? उसके बेसिस पर हमारा स्प्लिट हो जाता है सेगमेंटेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट क्वालिटी फीचर स्टाइल ब्रांड नेम एंड पैकेजिंग आइडेंटिफाइज द। यानी कि अ, आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसकी स्पेशलिटी, उसकी ब्रांड, ये सब पैकेजिंग का विवरण ये सब आपको कौन से प्रोडक्ट में बताया जाता है? एक्चुअल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड, कोर या फिर टेंजिबल प्रोडक्ट? क्या हो जाएगा? देखिए, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, हम किसी क्वालिटी की, फीचर की, स्टाइल, ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो ये स्टाइल कॉमन प्रोडक्ट की बात है ये तो। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑगमेंटेड, कोर, टेंजिबल ये आपको पता होगा।
नहीं पता है तो बता दीजिएगा, हम लोग इवनिंग की क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन इंडिया विच प्राइसिंग प्रैक्टिसेस इज नॉट परमिसिबल, यानी कौन सी प्रैक्टिस इंडिया में परमिसिबल नहीं है, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग, प्रीडेटरी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या कहेंगे आप इसको? सी, प्रीडेटरी प्राइसिंग जो है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ रिटेल आउटलेट हैज द हाईएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, सुपरमार्केट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर या फिर रिटेल चेन स्टोर। देखिए, सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसमें हाई आती है वो हमारे कहलाते हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज होते हैं तो इनको बनाने में, इनको सेट करने में, हर चीज़ यहाँ पे सिस्टमेटिक करने में सबसे ज़्यादा फाइन की ज़रूरत होती है। हर चीज़ यहाँ पर बहुत अलग तरीके से सेट की जाती है, इसलिए और डिपार्टमेंट स्टोर में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। नेक्स्ट है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एट स्टार्टिंग स्टेज इज जनरली नॉट डन थ्रू डेट इंस्ट्रूमेंट, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स या फिर कंडीशनल लोन्स। बताइए। देखिए, स्टार्टिंग एज की बात करें तो स्टार्टिंग एज में ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, द डिग्री टू विच द रिटर्न्स ऑफ द टू सिक्योरिटीज चेंज टुगेदर इज रिफ्लेक्टेड बाय कोरिलेशन, लिवरेज, कोवेरिएंस या बीटा। देखिए, जब हम एक डिग्री तक हम बात करते हैं कि वहाँ पे 2 सिक्योरिटीज़ चेंज होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोवेरिएंस, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कोवेरिएंस। एक डिग्री तक यहाँ पे जो रिटर्न होता है टू को सिक्योरिटीज़ का, वो यहाँ पे चेंज होता है एक साथ, ठीक है? नेक्स्ट, देयर आर ट्रांसफर by a company of one or more of its business division to another newly set up company is called, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोई भी एक कंपनी जो है वो एक या एक से अधिक बिजनेस यूनिट के साथ क्या कर रही है, एक दूसरी कंपनी को स्टार्ट कर रही है, यानी कि एक कंपनी थी ए, बी, सी, इन तीनों ने मिलके एक नई कंपनी ओपन करी। अब आपको बताना है क्या कहलाता है, डीमर्जर, मर्जर, इक्विटी कार्व आउट या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ए, डीमर्जर, क्योंकि यहाँ पे एक और एक से अधिक कंपनी की बात की जा रही है। मर्जर में सिर्फ 2 कंपनियां मर्ज होती हैं एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा की बात की जा रही है तो उसे हम बोल देते हैं डीमर्जर। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स सर्व एज अ वार्निंग टू ऑर्गेनाइजेशन नॉट टू टेक द सिलेक्शन एंड प्रमोशन प्रोसेस, प्रमोशन प्रिंसिपल, ड्रकर प्रिंसिपल, वैलिडिटी प्रिंसिपल या प्रेटा प्रिंसिपल। बताइए। यानी किसने कहा है कि हमें कंपनी के अंदर जो सिलेक्शन और प्रमोशन प्रोसेस होती है उसको हमें लाइटली नहीं लेना है। क्या हो जाएगा?
डी राइट आंसर। पीटर ने कहा था कि ये जो हमारा सिलेक्शन होता है कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ का और जो प्रमोशन होता है इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन से ही हमारी पूरी सेलिंग इफ़ेक्ट होती है। अगर हम सेल्स इफ़ेक्ट होती है, अगर हम प्रमोशन अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारी सेल इतनी नहीं हो पाई। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपना सिलेक्शन पर और प्रमोशन पर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय एल्टन मायो, पीटर ड्रकर, एरिक बर्न या फिर एडम स्मिथ। ट्रांजैक्शन एनालिसिस किसने दी थी ये टेक्निक? देखिए ये टेक्निक दी गई थी एरिक बर्न के द्वारा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हमारे एरिक बर्न द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ डिमांड फोरकास्टिंग मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? मैनेजरियल जजमेंट, मैनेजरियल ग्रिड, वर्क स्टडी टेक्निक या फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक, बताइए कौन सा मेथड है जो कि हमारा डिमांड फोरकास्टिंग मेथड जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसमें नहीं होता। देखिए यहाँ पे मैनेजरियल ग्रिड जो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा मैनेजरियल ग्रिड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा बात की जा रही है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो यहाँ पे मैनेजरियल जजमेंट आ सकता है, वर्क स्टडी टेक्निक्स आ सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक आ सकते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत यूज होती हैं। लेकिन मैनेजरियल ग्रिड हमारे मैनेजरियल मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि हमारे बिजनेस के अंदर यूज होता है, ठीक है, ना कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे क्वेश्चंस आज के। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में प्लीज़ बता दीजिएगा, हम इवनिंग की क्लास में उनको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।